हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये हमारी यूपी ट्रिपल सी पेड की हिस्ट्री की सीरीज का 18वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब कुछ जानी थी। इस वीडियो में हम लोग औरंगजेब को देख रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जन्म जो है ये 1618 में दोहद उज्जैन में हो रखा होता है। और इसकी माता होती हैं, इसकी माँ का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इनकी जो है 14 संतानें थीं। इसमें से सिर्फ 7 जीवित बच पाई थीं और उनमें जो 4 पुत्र थे उन्हीं में से एक था औरंगजेब। इन चारों के मध्य जो है आपस में उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं, जिसमें देवराई के युद्ध के साथ में जीत कर अंत में ये दारा शिकोह को मार देता है और अंत में राजा बन के जो है अगला राजा बन के औरंगजेब ही सामने आता है। तो इसका राज्याभिषेक जो है ये जुलाई 1658 में होता है। लेकिन तब तक इसके जो और उत्तराधिकारी थे वो भी जीवित थे और जो शाहजहाँ था वो भी गद्दी पर विराजमान था। तो उस टाइम पे इसको पूर्णतः जो है शासन में ये नहीं आ पाया था। तो जब इसने देवराई के युद्ध को जीत लिया उसके बाद में जो होता है ये शाहजहाँ को कैद कर देता है आगरा के किले में। और उसके बाद जुलाई 1669 को इसने पुनः अपना जो है राज्याभिषेक कराया और उसके बाद से ये औपचारिक रूप से सत्ता में आता है। फिर देखते हैं इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। और इसकी मृत्यु जो होती है, इसकी मृत्यु आपको थोड़ी याद रखनी है क्योंकि इसका कोई मकबरा नहीं है। इसका कोई इसने स्वयं से आदेश दिया था कि मेरा कोई मकबरा ना बनाया जाए। तो इसकी मृत्यु 1707 में दौलताबाद महाराष्ट्र के पास में होती है। और एक संत हुआ करते थे सूफी संत जैम उल हक करके, उनकी मजार के पास में इसकी वो स्थित है, क्या बोलते हैं, कब्र स्थित है। इसने अपनी कोई मजार नहीं बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद में तो इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह होते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जाटों का विद्रोह। ये 1686 के काल से प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले इनका जाटों का नेता हुआ करता था गोकुल। तो इस गोकुल और औरंगजेब के बीच में जो है तिलपत का युद्ध होता है 1686 में। इस तिलपत के युद्ध में ये गोकुल हार जाता है और इसके बाद फिर ये इस जाट विद्रोह का नेतृत्व करता है राजा राम। राजा राम ने भी काफ़ी टाइम तक युद्ध लड़ा और कहा जाता है कि राजा राम ने इसको परेशान करने के लिए, औरंगजेब को परेशान करने के लिए जो अकबर की अस्थियां दफन करी गई थी, जो उसके सिकंदरा के मकबरे में उसकी अस्थियां दफन हुई थी, उसको उसने निकाल के और उसको जला दिया। क्योंकि ये लोग दफन करने में वो बिलीव करते हैं, जलाना नापाक समझते हैं। तो इसने निकाल के और हिंदू नीतियों के अनुसार उसको जला दिया। तो इससे ये बड़ा पगला गया था, औरंगजेब को बहुत मतलब इससे धक्का लगा था, बड़ा परेशान हो गया था। उसके बाद में फिर इस जाट विद्रोह का नेतृत्व करता है चूरामन। और इसने काफ़ी टाइम तक जो है लड़ाई लड़ी थी। और ये जाट विद्रोह जो है ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हमेशा छिटपुट रूप में जारी रहता है, ये अंत इसका नहीं हो पाता है। इसी जाट विद्रोह का एक नेता था सूरजमल। इसने जो है भरतपुर नामक राज्य की स्थापना करी थी। इसके बाद देखते हैं दूसरा विद्रोह, ये था सतनामियों या मुंडिया, इन्हीं को बोला जाता है, इनका विद्रोह। तो ये 1672 में स्टार्ट होता है और ये जो है नारनौल मेवात क्षेत्र में स्टार्ट होता है। वहाँ आपका समझ लीजिए जो हरियाणा का क्षेत्र है, नारनौल और मेवात वहाँ पे पड़ते हैं। तो उस क्षेत्र में ये सतनामी या मुंडिया विद्रोह स्टार्ट होता है 1672 में। इसके बाद देखते हैं सिख विद्रोह। तो सिख विद्रोह जो है इसमें सिखों के नवे गुरु हुआ करते थे तेग बहादुर जी। तो इनकी हत्या जो है इसने करवा दी थी क्योंकि कुछ धार्मिक इन लोगों के बीच में वो था और उन्होंने जो है इस्लाम धर्म स्वीकारने से मना कर दिया था। तो उनकी इसने हत्या करवा दी थी 1675 में। फिर देखते हैं राजपूत विद्रोह के बारे में। तो राजपूत विद्रोह इसका कारण ये था क्योंकि इसके पहले के जितने भी राजा थे ये राजपूतों का एक अलग से सम्मान करते थे। उनको एक तिलक परंपरा होती थी, इसमें जितने भी राजपूत सेनापति वगैरह हुआ करते थे, जितने भी राजपूत राजा हुआ करते थे, उनका दरबार में तिलक वगैरह किया जाता था। ये सारी परंपराएं जो है इसने समाप्त करा दी थी। जो दीपावली मनाई जाती थी दरबार में ये भी इसने समाप्त कर दी थी। कई सारी मतलब जो परंपराएं अभी तक चली आ रही थी उस पर इसने रोक लगा दी थी। और बहुत सारे रूल रेगुलेशंस इसने लगा दिए थे जो जो भी राजपूत सैन्य मतलब सेनापति वगैरह हुआ करते थे उनके ऊपर। तो इस वजह से जो है दो बड़े राज्य जो इसके साथ में आए हुए थे मारवाड़ और मेवाड़, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये मेवाड़ का क्षेत्र जो है ये जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम की मदद से, खुर्रम ने जाके उस पर अटैक किया था और अमर सिंह जी के साथ में इनकी संधि हुई थी, इस वजह से इनके साथ आया था। अब पुनः जो है इसकी नीतियों से परेशान होकर ये दोनों राज्य जो होते हैं मारवाड़ और मेवाड़, ये दोनों विद्रोह कर देते हैं और अलग होने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद और ये इसका इस विद्रोह का काल था 1678 से 79 के बीच में। इसके बाद फिर देखते हैं अकबर का विद्रोह।
तो अकबर का विद्रोह होता है 1678 में। दरअसल ये वो अकबर नहीं है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा था। अकबर इसका पुत्र भी हुआ करता था, एक इसका पुत्र था, उसका नाम भी अकबर था। तो इसने जो है विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि ये सत्ता के लिए थोड़ा सा लालायित था और इसको सत्ता चाहिए थी। तो इसने सबसे पहले ये राजपूतों के संरक्षण में गया, जो मेवाड़ राजघराना था ये उसके संरक्षण में गया। फिर जब मेवाड़ को लगा कि अब ये हमारे लिए खतरा बन रहा है, तो ये फिर वहाँ से भाग के जो है मराठा के पास चला गया। अब मराठा के पास में गया तो मराठा के लिए भी ये एक सिरदर्द बन गया, औरंगजेब से बार बार धमकियाँ आने लगी। और अंत में क्या होता है, औरंगजेब स्वयं से वहाँ पे पहुँचता है और जो संभाजी थे, संभाजी को इसका दंड भी भुगतना पड़ता है। औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी थी क्योंकि उन्होंने अकबर को संरक्षण दिया था। इसके बाद फिर वहाँ से वो भाग के जो है फारस, जिसे वर्तमान में ईरान बोला जाता है, ईरान चला जाता है। और ईरान में लगभग औरंगजेब के आसपास ही, लगभग 1707 वगैरह के आसपास में ही इसकी भी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। फिर देखते हैं इसके विजय अभियान। इसके विजय अभियान जो है प्रमुख, ये हैं, सबसे पहले इसने मराठाओं को जीता। मराठाओं को किस प्रकार से जीता था, इसने पुरंदर की संधि सबसे पहले करी थी 1665 में। शिवाजी और इसकी तरफ से जो है कछवाहा राजा जय सिंह थे, तो उन दोनों के बीच में जो है संधि होती है। इसमें 35 में से 23 किले जो है शिवाजी को मुगलों को देने पड़ जाते हैं। इसके बाद में फिर देखते हैं तो 1666 में इसी संधि के जस्ट एक वर्ष बाद ये शिवाजी को कैद कर लेता है। हालांकि वो जल्दी ही इसकी कैद से बच निकलते हैं और वापस आ जाते हैं, शासन में लग जाते हैं। पर उनकी मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र संभाजी जो है राजा बनते हैं, संभाजी के राजा बनने के बाद ये अकबर आता है और अकबर को ये संभाजी संरक्षण दे देते हैं। इस वजह से औरंगजेब का गुस्सा वापस से इस पर फूट पड़ता है और वो इसकी तरफ, विजय की तरफ, इस मराठा राज्य के विजय की तरफ चल देता है। और आके इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और अंत में संभाजी की हत्या कर देता है 1689 में। इसके बाद में जो और राजा बने, राजा राम करके एक वो हुआ करते थे, वो कुछ समय तक राजा रहे। और उसके बाद फिर शाहू जी तो खैर इसकी मृत्यु के बाद ही राजा बने। तो इस तरह से ये जो आपका मराठा साम्राज्य था ये एक तरीके से अशक्त हो गया था। ये दोबारा से पावर में आता है जब पेशवा लोग जो है इस मराठा राजवंश की बागडोर संभालते हैं। फिर देखते हैं इसके दक्षिण भारत के विजय अभियान। तो इसके दक्षिण भारत के विजय अभियान जो हैं कि 1682 से शुरू होते हैं और इसने सबसे पहले 16 मतलब वहाँ पे जाता है और सबसे पहला राज्य जो इसने जीता था ये था बीजापुर। इसने 1686 में बीजापुर जीता। 1686 में ही इसने गोलकुंडा पे अधिकार किया। और इसने जो है जब संभाजी की हत्या कर दी तो उसके बाद मराठा जो थे इनकी शक्ति पूरी तरीके से क्षीण हो जाती है। और काफ़ी समय तक, जब तक औरंगजेब का शासन रहता है तब तक मराठा एक बहुत निम्न रूप में दिखाई देते हैं, कोई बहुत बड़ी शक्ति दिखाई नहीं देती, क्योंकि शाहू जी को ये परिवार समेत कैद करके लेके चला गया था, अपने साथ में लाके इसने दिल्ली में कैद कर लिया था। इसके बाद में देखते हैं तो ये जो है ये दक्षिण भारत में जब ये विजय के लिए जाता है तो दक्षिण भारत में ये एक जो सोच के गया था कि इतने समय में मैं जीत लूँगा, वो उतने समय में दक्षिण भारत पे पूर्ण विजय कर नहीं पाता है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कहा जाता है कि अंत के 25 साल जो है औरंगजेब ने अपने दक्षिण भारत में ही गुजारे थे। तो ये पूर्णतः इसका कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और यही जो है यही मुग़ल वंश का भी कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, क्योंकि ये सत्ता में इतना ललायित हो गया था। लगभग 25 वर्ष जब इसने दक्षिण भारत में गुजारे तो उत्तर भारत में इसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर हो गई और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है या इसके राज्यों का डिसइंटीग्रेशन जो है शुरू हो जाता है। तो ये दिखाई देता है कि जो है औरंगजेब ने जीता, तो औरंगजेब ने बहुत लंबा साम्राज्य तो विस्तार करने में वो रखा, लेकिन फिर इसने ये नहीं सोचा कि आगे चलकर इतने बड़े साम्राज्य पर एक जगह से, एक सेंट्रल पावर से राज्य कर पाना पॉसिबल होगा भी या नहीं। इसी का नतीजा होता है कि आगे चल के जो है धीरे धीरे लगभग इसके जितने भी राज्य होते हैं इसकी मृत्यु के बाद में वो सारे टूटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो इसके बारे में थोड़े अन्य बिंदु भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी पत्नी का नाम रबिया उद दौरानी था, इसी को दिलरास बानो बेगम भी बोला जाता है। और इसने अपनी पत्नी के लिए एक मकबरा बनवाया हुआ है, बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का अभी जस्ट नाम बदल के संभाजी नगर हुआ है, तो आप याद रखेंगे। अब ऑप्शन में संभाजी नगर आएगा तो आप याद रखेंगे। तो संभाजी नगर में इसकी स्थापना होती है 1678 में। इसको, इस बीवी के मकबरे को ताजमहल की नकल, ताजमहल की भद्दी नकल, दूसरा ताजमहल आदि कई नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि ये ताजमहल की प्रतिकृति दिखती है, लगभग उसी की तरीके की, उसी के तरह से दिखने वाली ये बिल्डिंग है। इसके बाद में देखते हैं
दिल्ली के लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। इसने इसका सिर्फ एक निर्माण कार्य आपको याद रखना है। ये दो निर्माण कार्य आपको याद रखना है, एक बीवी का मकबरा औरंगाबाद में, और दूसरा जो है दिल्ली का लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद देखते हैं, तो ये कट्टर सुन्नी पंथी था, ये सुन्नी धर्म को मानता था। और उसके बाद में इसने 1665 में कई सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इन्हीं मंदिरों में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी था, जिसको इसने तुड़वाया था, और ये आदेश उसी ने दिया था 1665 में। फिर देखते हैं, इसने जो है नृत्य संगीत को भी, जो दरबार में नृत्य और संगीत वगैरह हुआ करता था, इसने दरबार में बिल्कुल प्रतिबंधित करा दिया। हालांकि ये खुद जो है वीणा बजाता था, ये वीणा में बहुत पारंगत था, और ये कुरान से शासन करता था। जो शरीयत लॉ होता है, शरीयत नियम होते हैं, ये उस पे शासन करने का जो है वो करता था। ये दावा करता था कि मैं शरीयत के आधार पर शासन करता हूँ। इसके बाद में इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया। इसके पहले जो है सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता था, और इसने जो है शासन, जब ये इसका शासन आता है, तो चूंकि सिक्के हिंदुओं के भी हाथ में जाते थे और सारे धर्मों के हाथ में भी जाते थे, इसकी वजह से इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करा दिया था। इसने जजिया पुनः से लागू किया, दोबारा से जजिया लागू करने वाला शासक औरंगजेब बना। और इसको जो है, इसकी दानी प्रवृत्ति या कुछ कारणों की वजह से इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसको आलमगीर की भी उपाधि इसने धारण करी थी। ये सारी उपाधियाँ आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में, हालांकि इसने हिंदुओं के खिलाफ सबसे गंदी नीति अपनाई थी पूरे मुगल वंश में, लेकिन कहा जाता है कि इसने सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति इसी की सेना में थे। लगभग 1/3 जो है सेनापति इसकी सेना में ये हिंदू थे। तो चलिए, इसी के साथ ही आपका वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में जो है हमने लगभग पूरे औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, और मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका कोई भी एक फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। अब हम एक लास्ट वीडियो लाएंगे मुगल वंश पे, इसमें इसके जो कला और संस्कृति वाला पार्ट है थोड़ा सा, वो भी देख लेंगे। इसके शासन प्रशासन संबंधी कुछ जो पॉइंट्स बनेंगे वो भी देख लेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है मुगल वंश से छूटने ना पाए। उसके बाद में हमारा जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री है, ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। और अगले वीडियो, मतलब इसके बाद जो है, हम लोग मॉडर्न पढ़ना शुरू करेंगे, और मॉडर्न में थोड़ा बहुत जो है मराठा वगैरह पढ़ के फिर आएंगे जो है यूरोपियंस का आगमन वगैरह पे। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।